पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फूरियर सीरीज। अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्चुअल पार्ट आई मस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ फूरियर सीरीज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप सभी लोग इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में फूरियर सीरीज पढ़ के आए हैं, बट वहां पर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इन योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो बच्चों, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं और प्रिसाइजली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पर फूरियर सीरीज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। देखिए, फूरियर सीरीज को हम सिग्नल एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। इतना तो आप पढ़ के ही आए हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, रिस्पॉन्सेज वगैरह, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। बट उसको मैं अप्लाई कैसे करूंगा और कहां पे करूंगा? देखो, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आप कोई पर्टिकुलर चीज अपने स्ट्रीम के लिए क्यों पढ़ रहे हो और उसे कैसे अप्लाई करोगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट योरसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज के लेक्चर में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग मैथमेटिकल। मैं सिर्फ आपको कोर बताऊंगा कि कैसे फूरियर सीरीज का एप्लीकेशन होना है और व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ अ फूरियर सीरीज। मैथमेटिकल एनालिसिस में ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। ये दोनों ही नेटवर्क में भी हैं, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी हैं और आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इनका एप्लीकेशन है। तो चलिए सबसे पहले डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एक फूरियर सीरीज मेरे लिए करके क्या देती है। जब मैं उसे डिकोड करूंगा तभी मैं समझूंगा कि मैं उसे अप्लाई कैसे कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ फूरियर सीरीज ब्रेक्स अ पीरियोडिक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीरियोडिक फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। तो अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है ये बाय नाउ आपको पता होगा। पीरियोडिक फंक्शन बच्चों वो फंक्शन होते हैं जो एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लखनऊ से कानपुर जाने वाली एलसी चारबाग स्टेशन से सुबह 5:20 पे निकलती है, तो अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, हर सुबह 5:20 पर वो एलसी निकलेगी, फर्स्ट एलसी, राइट? आज निकली, कल निकली, परसों निकली, दैट मीन्स लखनऊ से कानपुर जाने वाली पहली एलसी रोज 5:20 पर मॉर्निंग में निकल रही है। दैट मीन्स ये अपने आप को रिपीट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों सिग्नल्स के साथ भी होता है, फंक्शंस के साथ भी होता है। जैसे मैं आपको सबसे बेसिक फंक्शन से बताता हूं। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो इतना पार्ट साइन थीटा का बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, इतना पार्ट साइन थीटा का बार बार रिपीट हो रहा है। आप क्लास 12 में पढ़ के भी आए हो कि साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है ना? साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, मतलब हर 2 पाई इंटरवल के बाद साइन थीटा अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक फंक्शन है fx जो हर t के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट को। एक फंक्शन है fx जो हर t के बाद, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ t, हर टाइम t के बाद fx अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आई विल से दैट t इज द पीरियड ऑफ fx। तो पहली चीज जो हमें फूरियर सीरीज में ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये है that Fourier series is applicable only when your function is a periodic function। अगर मेरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो मैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर फंक्शन ए पीरियोडिक है
तो उसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब हम पढ़ेंगे। दे आर ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स इन स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप सिग्नल एनालिसिस में यही सब टूल्स यूज करते हो, टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए, फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में जाने के लिए, कंटिन्यूअस टाइम में, डिस्क्रीट टाइम में, अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो अभी हम फोरियर सीरीज पर फोकस कर रहे हैं। तो फोरियर सीरीज मेरी एक ऐसी सीरीज है जिसकी मदद से मैं एक पीरियोडिक फंक्शन को एक सेट में ब्रेक करता हूं। ध्यान से समझेंगे, एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक सिंगल फंक्शन होगा। मतलब मैं आपसे बोल दूं, मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल फंक्शन है साइन ओमेगा टी। अगर मैं फोरियर सीरीज का इस्तेमाल कर लूं बच्चों, तो मैं इस सिंगल फंक्शन को एक सेट ऑफ सिंपल ऑसिलेटिंग साइन और कोसाइन फंक्शंस में ब्रेक कर सकता हूं। मतलब मेरी सीरीज मुझे एक सिंगल फंक्शन को कई सारे फंक्शंस में ब्रेक करने में हेल्प करेगी। और बच्चों ये जो साइन और कोसाइन के अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, सेट के एलिमेंट्स बनते हैं, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। देखिए टेक्निकल टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है ना। हार्मोनिक्स का मतलब हुआ अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। मतलब साइन ओमेगा टी को हो सकता है मैं ब्रेक कर लूं ए साइन ओमेगा टी प्लस A1 साइन 2 ओमेगा टी प्लस A2 साइन 3 ओमेगा टी। ये कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। अब यहां पर देखो, ये तो फंडामेंटल हार्मोनिक है, जो मेरा फंक्शन था इसकी भी फ्रीक्वेंसी वही है। देखिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बच्चों, ओमेगा पे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। अगर फोरियर सीरीज का कोर समझ में आ गया तो आगे डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्नल एनालिसिस, ये सब बहुत आसान हो जाता है। यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो गया, 2 ओमेगा टी। यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो गया, 3 ओमेगा टी। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैंने एक साइन ओमेगा टी के फंक्शन को एक ऐसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया जिस सीरीज के अलग अलग हार्मोनिक्स आ गए। तो बच्चों ये काम मुझे फूरियर सीरीज करके देती है, बट एक कंस्ट्रेंट है। जरूरी नहीं है बच्चों कि हम हर फंक्शन को या हर सिग्नल की फूरियर सीरीज निकाल पाएं। तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगी तब तक मैं फूरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोस कंडीशंस आर कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशंस। इन कंडीशंस का बच्चों सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो मैं अपने गिवन फंक्शन या गिवन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकता। अब आप अलग अलग बुक्स देखोगे, लोकल बुक्स में आप देखोगे तो डिरिचलेट कंडीशन के भी बहुत सारे फॉर्म्स दे रखे हैं। तो किसी ने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, किसी ने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा एक चीज और है कि डिरिचलेट कंडीशन हम अभी स्ट्रिक्टली फूरियर सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, स्ट्रिक्टली फूरियर सीरीज के लिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल 3 डिरिचलेट कंडीशंस हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों केवल 3 डिरिचलेट कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर नहीं सेटिस्फाई है तो मैं फूरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सेमेस्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछ लेता है व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फूरियर सीरीज। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कहती है सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा
इन अ गिवन पीरियड, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन कहती है बच्चों कि मैं जिस सिग्नल का या जिस फंक्शन का जिस पीरियोडिक फंक्शन का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज लिखना चाह रहा हूं, जिस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, उस इंटरवल में बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट होने चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट होने चाहिए। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, मैं आपके सामने दो वेवफॉर्म बना रहा हूं। दिस इज t, दिस इज f of t, राइट। अब इस फंक्शन को देख के मैं बता रहा हूं कि ये इसका पीरियड है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीरियड मतलब वो टाइम इंटरवल जिसके बाद फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो दिस इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म। अब इस पीरियड में देखो, दिस इज मैक्स, दिस इज मैक्सिमा, राइट, दिस इज योर मिनिमा। क्लियर है, बिल्कुल ग्राफ से क्लियर है कि मेरा फंक्शन एक मैक्सिमा और एक मिनिमा होल्ड कर रहा है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, मिनिमा 0 नहीं ले लेंगे, मिनिमा -1 है। अगर ये एम्पलीट्यूड a है तो ये एम्पलीट्यूड -a है, तो मैक्सिमा कितना है a, मिनिमा कितना है -a, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसपे आप मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अब चलिए मैं एक वेवफॉर्म बनाता हूं। ध्यान से देखेंगे इस वेवफॉर्म को। इस तरीके का एक ऑसिलेटिंग फंक्शन आ गया मुझे। आपने सीआरओ पर वेवफॉर्म देखी, सभी लोगों ने सीआरओ देखा होगा, सीआरओ पे आपने वेवफॉर्म देखी। अब देखिए, यहां पर मैंने जो बनाया है ये एक्चुअल डिस्प्ले नहीं है। एक्चुअल डिस्प्ले में इतनी ज्यादा स्पाइक्स है कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। मान लो, ध्यान से देखो, ये पीरियड है, ये पीरियड। अब इस पीरियड में कितनी बार फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो रहा है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर मैं फोरियर सीरीज नहीं लगा सकता। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द वेवफॉर्म दैट यू सी ऑन अ सीआरओ। सीआरओ पे, डीएसओ पे आप जो देखते हो वो बिल्कुल ऐसा बनता है, ऐसा। तो आप नहीं बता सकते कि फंक्शन कितनी बार मैक्सिमाइज हुआ है, कितनी बार मिनिमाइज हुआ है। ऑल्दो द वेवफॉर्म इज पीरियोडिक। आप देखिए, मैंने कोशिश की है कि दिखे भी आपको पीरियोडिक। जैसा शेप यहाँ पे है वैसा ही शेप बच्चों यहाँ पर भी बन रहा है। डिस्पाइट दिस बीइंग अ पीरियोडिक वेवफॉर्म, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, सो फोरियर सीरीज विल नॉट बी एप्लीकेबल हियर। क्लियर है ना। चलो दूसरा देखो, the function should have finite number of discontinuities in a given period। ठीक है ना। जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, उस पीरियड में मेरे फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो। मतलब मैं बता पाऊं ग्राफ देख के कि मेरा फंक्शन कितनी बार डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा ना हो कि मैं बता ही ना पाऊं कि फंक्शन कितनी बार डिसकंटिन्यूअस है। इसको भी ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैंने, या पहला ग्राफ में यही बता दूं, यही ग्राफ ले लीजिए पहला, और दूसरा ध्यान से देखेंगे। ये सब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए समझ लीजिए बैकबोन है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कभी समझ नहीं सकते हो। पहला फंक्शन तो अब यहाँ पे आपको मालूम है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटी कैसे पता चलती है? ग्राफ पे सबसे पहली चीज तो एजेस आ जाएंगे, शार्प एजेस, जहां पर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करेगा। देखो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है, a से वो -a की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, तो एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गई। यहाँ पर देखिए
वो माइनस ए से फिर ए की तरफ ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है ना भाई। इस पॉइंट पे दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, तो यहां पर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, शार्प एजेस काउंट कर लोगे। एक फंक्शन मैं बना रहा हूं, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखिएगा, लॉजिक समझिएगा क्या है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब यहां पर देखो, हर इंटरवल के बाद मान लीजिए ये स्टेप साइज ए है, ये स्टेप साइज a/2 हो गया, फिर a/4 हो गया, फिर a/8 हो गया, और ये एक पीरियड में कहां तक जा रहा है आपको नहीं मालूम। देखिए मैंने ऐसे डॉट्स बना रखे हैं, ऐसे। इस डॉट का मतलब हुआ कि हर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद एम्पलीट्यूड हाफ होता जा रहा है। a/2, a/4, a/8, a/16, a/32, a/64, a/128, ऐसे वो गिरता जा रहा है। कहां तक गिर रहा है नहीं मालूम। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, ये मैं देख रहा हूं, बट मैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज के बारे में नहीं कह सकता। ओके, मैं फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज के बारे में नहीं कह सकता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं यहां पर, आप लोकल बुक देखोगे तो सबसे पहली कंडीशन लिखी है फंक्शन शुड बी पीरियोडिक, डिरिचलेट। तो ये कोई डिरिचलेट कंडीशन नहीं है भाई, पीरियोडिक होना डिरिचलेट कंडीशन नहीं है। पीरियोडिक होना तो नेसेसरी है भाई, वो उसके बिना तो मैं डिरिचलेट कंडीशन पढ़ूंगा ही नहीं। तो अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो लिखते जाइए, बट टेक्निकली ये दो और तीसरी और बता रहा हूं, ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तीसरी क्या है, फंक्शन शुड बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल ओवर अ पीरियड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, जब हम डीसी वैल्यू निकाल रहे हैं या एन की वैल्यू निकाल रहे हैं या बीएन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरा फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ही नहीं, मतलब मैं जब फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे एक डेफिनेट वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो मैं कैसे फूरियर सीरीज लिखूंगा। ये पार्ट, ये पॉइंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर हो जाएगा। जब मैं मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि डीसी कंपोनेंट ऐसे निकालते हैं, एन का वैल्यू ऐसे निकालते हैं, बीएन का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। तो वहां पर आप समझोगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि एक डीसी कंपोनेंट है जिसका वैल्यू है 1/t 0 से t f of t dt। ये मेरा डीसी कंपोनेंट है। अब अगर ये इंटीग्रेशन ही कन्वर्ज ना हो, अब देखिए यहां पर एक और वर्ड मैंने टर्म यूज कर दिया, कन्वर्ज। एक और टर्म यूज कर रहा हूं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये भी आपको कई किताबों में मिलेगा, कन्वर्जिंग सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये सभी चीजें इस पॉइंट के अंदर ही आ गई हैं, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। fx शुड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। वो तो जब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ही तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, और कन्वर्ज करेगा ही करेगा तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनेगा ही बनेगा। तो दीज आर नॉट डिफरेंट कंडीशंस, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अब अगर ये मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है, मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे फाइनाइट वैल्यू मिल ही नहीं रहा है भैया, तो कैसे ये सीरीज लिख पाऊंगा भाई। मुझे तो सीरीज लिखने के लिए एक सिंगल फंक्शन दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया गया sin 20t, और मुझसे कहा गया इसका फूरियर सीरीज लिखो। तो मुझे sin 20t को अलग अलग हार्मोनिक्स में ब्रेक करना है, उसके लिए मैं इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लाप्लास में भी, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, सभी जगह प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, मतलब आई विश कि आप सभी को इंटीग्रेशन आता है, बट फिर भी फॉर दोज जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक है ना।
वो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, बेसिक फॉर्मूले, बहुत ही बेसिक। मैं केवल उतना ही इंटीग्रेशन आपको बता रहा हूं, उतने ही सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूं जितने आपको यूज करने हैं बच्चों फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है ना। तो जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता उन्हें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री कितनी भी खराब हुई, ये तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भाई कि उसे ठीक करके दे। तो अब ये ऐसे ही टीचर के साथ भी है, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उतना इंटीग्रेशन तो आ ही जाए कि आप नेटवर्क और सिग्नल के क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। चलो पहला तो बेसिकली फॉर्मूला है x प्लस सी, सभी को पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। दूसरा x टू द पावर n dx, जिसको नहीं आता वो बिंदास नोट कर ले, n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। फाइन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑपोजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन बल्कि साइन x क्यों लिखे, ऐसे लिखे a साइन x, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax dx, दिस इज 1/a sin ax dx, sin ax प्लस c, ठीक है ना। ये बहुत रेडिली यूज होंगे बच्चों, बहुत रेडिली, ठीक है ना, बहुत रेडिली। अच्छा एक और इंटीग्रेशन, देखिए जिन्हें आता है उन्हें लगेगा कि ये बाई पार्ट्स हो जाएगा, बाई पार्ट से आंसर नहीं आएगा, वो एक सीरीज बनेगी। तो मैं सीधे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों e टू द पावर ax sin bx भी चेक कर लेते हैं, e टू द पावर ax sin bx dx, इसका फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले बच्चों याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूज होंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, बहुत ज्यादा यूज होंगे। a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ये बहुत रेडिली यूज होने वाले हैं, बहुत रेडिली, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखो आपको फोरियर सीरीज का मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पहले अगर कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें पता चल जाएं, वो पार्ट्स देखो, आई डोंट नो बट बहुत से बच्चे हर साल मुझे बताते हैं कि सर सीरीज तो पता है बट आखिरी में आंसर नहीं आता, फोरियर सीरीज में आखिरी में आंसर नहीं आता। तो आंसर क्यों नहीं आता, उसका रीजन है। देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, साइन n पाई ये 0 होता है। तो कई जगह फोरियर सीरीज जब आप सॉल्व करके लाते हो तो साइन n पाई आ जाता है। तो जहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया n पाई का वैल्यू क्या है, हालांकि फॉर एवरी n, ये कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप अपने नोटबुक में ये लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप देख लो, n का वैल्यू चेंज करते जाओ। साइन 180, आप ऐसे ग्राफ बना लो साइन का, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई साइन थीटा। मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा सभी लोगों के लिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट है ग्राफ्स एंड इनइक्वालिटीज की, जहां पर मैंने कुछ ग्राफ बना रखे हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 वीडियो हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो प्लीज गो थ्रू द बेसिक ग्राफ, साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट को सीकेंट, ट्रिग्नोमेट्री के अगर भैया बेसिक ग्राफ तुम्हें आते हैं ना, क्योंकि अभी आगे की एक्सरसाइजेस में जब मैं सिमेट्री पढ़ाऊंगा, इवन सिमेट्री ऑड सिमेट्री, देखो थोड़ा थोड़ा आना और आंसर ना निकाल पाना, इससे बेटर है कि एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लो और आंसर तक पहुंच जाओ।
सीरीज में, लाप्लास में ये बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको पता है भाई, फॉर्मूला तो सभी को पता है, बट आंसर नहीं आता, तो क्या मतलब, आप पूरी मेहनत करके लाए, लास्ट में नंबर नहीं मिला, या गेट में क्वेश्चन आया, आपको पता है कैसे होगा, बट ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है। ठीक है, तो ये प्लीज, इट इज रिकमेंडेड, गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट। 7-8 वीडियो है, बहुत छोटे छोटे, लॉग का ग्राफ, e⁻x का ग्राफ। आई एम श्योर इंजीनियरिंग में आने के बाद भी 75% बच्चों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ही नहीं पता होता है, e⁻x कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी होपफुली आप लोग या तो सेकेंड ईयर में हो या तो फर्स्ट ईयर में हो, अगर अभी से ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बेटा आगे बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, चलिए, साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, पता है आपको, फिर भी मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। जब हम इवन और ऑड फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ऑफ 2n + 1 π/2 और कॉस ऑफ 2n + 1 π/2। अब देखो भैया, ये जो दो टर्म्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जब आप फूरियर सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। -1n और 0, तो ये कुछ चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में मैं बहुत रेडिली यूज करने वाला हूं। दूसरी चीज बच्चों, एक बात और, ओवर अ पीरियड साइन n थीटा d थीटा विल ऑलवेज बी 0। अपने पूरे पीरियड में, मतलब 0 से 2π कर लूं, या मैं -t/2 से t/2 करूं, या -π/2 से π/2 करूं। अगर मैं कोई एक कंप्लीट पीरियड ले रहा हूं तो वहां पर साइन और कॉस दोनों 0 होंगे। ध्यान रखिएगा, वहां पर बच्चों साइन और कॉस दोनों ही फंक्शन 0 होंगे। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वो सभी लॉजिक्स पहले ही क्लियर हो जाएं। ये वही पॉइंट है भैया जहां फंसोगे। लॉजिक पता है आपको, आप सोच भी रहे होगे कि कोई जरूरत नहीं है इस लेक्चर की, बहुत ज्यादा जरूरत है। 50 में से हैं अभी भी 20-22 ऐसे बच्चे जो कह नहीं पा रहे, बट उन्हें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। इतना फॉर्मूला याद कर ले भाई, तेरा काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना, अब आता हूँ एप्लीकेशन वाले पार्ट में। ये सब राम कहानी पढ़ क्यों रहे हैं भाई? हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो क्या जरूरत है फूरियर सीरीज की? समझो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब मैं सिग्नल को, पहली चीज तो ये तो पॉइंट लिख ही लोगे कि सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होता है, ट्रांसमिशन में यूज होता है। मेन पॉइंट क्या है, जब मैं सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेज रहा हूं, वहां पर सिग्नल प्रोसेसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन। एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन का मतलब हुआ मैं डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करूं। एफिशिएंटली का मतलब एरर को मिनिमाइज करूं। एरर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो वहां पर मुझे सिग्नल को ब्रेक करना पड़ता है, तो फूरियर सीरीज मेरी हेल्प करती है। ठीक है ना, पीरियोडिक सिग्नल को ब्रेक करने में। पीरियोडिक सिग्नल, ध्यान देंगे, पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, एक चीज और, पीरियोडिक सिग्नल या तो पावर सिग्नल होंगे। ध्यान से इसको नोटबुक में लिख लो, अभी सिग्नल्स एंड सिस्टम में पढ़ोगे। पीरियोडिक सिग्नल्स या तो पावर सिग्नल्स होंगे या तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर। ध्यान से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब सिग्नल्स एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आएगा, तब वापस आएंगे इस पर। फिर भी लोड कर लीजिए, पीरियोडिक सिग्नल या तो मेरे पावर सिग्नल होंगे या तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है सिग्नल के कन्वर्जन का। ठीक है ना, आई होप आपको लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लेक्चर। ये जरूरी था आपके लिए। फूरियर सीरीज पढ़ने से पहले ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, नोट्स बहुत जरूरी है।
ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं एंड आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डिरिचलेट कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। अगेन, इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्दी इनफ, लाइक द लेक्चर, शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए पैंडेमिक में, तो इफ यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट इस लायक है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, सबका फायदा हो, तो डू शेयर इट अमंगस्ट योर पीयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।